जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 29 अप्रैल 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासी और गारो किस राज्य की आधिकारिक भाषा बन गई है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो दोस्तों, हाल ही में मेघालय राज्य की दो नई आधिकारिक भाषाएं बनी हैं, जिसमें पहली है खासी और दूसरी है गारो। तो हाल ही में मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 को मेघालय राज्य के गवर्नर चंद्रशेखर एच विजय शंकर की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो भाषा भी अब मेघालय राज्य की आधिकारिक भाषाएं बन गई हैं। आधिकारिक भाषाएं या ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा क्या होती है? तो वह भाषा जिसे किसी देश या राज्य की सरकारी कामकाज, प्रशासनिक कार्यों, कानूनों, न्यायालयों, सरकारी दफ्तरों में उपयोग किया जाता है, तो उसे आधिकारिक भाषा बोला जाता है। यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज होता है। मेघालय राज्य की बात करें तो शिलोंग इसकी राजधानी है और राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। कॉनराड संगमा यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो कि NPP पार्टी से हैं, यानी नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक राष्ट्रीय पार्टी NPP भी है। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। मेघालय में एक राज्यसभा और 2 लोकसभा की सीटें हैं। उमियम झील इसी राज्य में स्थित है। इसके अलावा मेघालय राज्य में कोपिली नदी भी बहती है। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो बलबक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय राज्य में ही हैं। मेघालय राज्य की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी सीमा दोस्तों असम राज्य से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आने वाले समय में UCC को लागू किया जाना है, तो इसके लिए एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने उत्तराखंड और गुजरात की तरह राज्य में UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और यह समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी राज्य सरकार को। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में अब समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है, तो उसके लिए एक 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो 6 सदस्य हैं इस समिति में, उसमें अध्यक्ष तो हो जाएंगी रंजना प्रकाश देसाई। इसके अलावा इसमें शत्रुघ्न सिंह, अनूप नायर, गोपाल शर्मा और बुद्धपाल सिंह ये सभी शामिल हैं। इस UCC के लागू होने से मध्य प्रदेश में क्या होगा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित जो पर्सनल लॉ हैं वो सभी के लिए एक समान हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने भी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में UCC लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में UCC लागू होगा, तो इसके लिए हाल ही में समिति गठित की गई है। दोस्तों, बात करते हैं UCC की। तो UCC को यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी राज्य में अगर लागू होता है तो उसमें जो पर्सनल लॉ हैं वो सभी के लिए एक जैसे हो जाते हैं। पर्सनल लॉ में आता है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के जो कानून है ये सभी के लिए एक जैसे हो जाएंगे। हमारा जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 44 है वो UCC से संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 में यह बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे। स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा है गुजरात, हो सकता है तीसरा छत्तीसगढ़ बने और चौथा मध्य प्रदेश बने। अब देखते हैं आने वाले समय में कि किस राज्य में
मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सबसे पहले लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस संगठन से अलग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वो 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस संगठन से अलग हो जाएगा। तो यूएई के जो ऊर्जा मंत्री हैं सुहेल मोहम्मद अल मजरूई, तो उन्होंने हाल ही में ये बताया है कि देश की वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा रणनीति की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से अलग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई जो है वो 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से अलग हो जाएगा। तो इस बात की घोषणा हाल ही में यूएई के द्वारा की गई है। बात करते हैं ओपेक की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। बगदाद कहाँ है? इराक में। ठीक है, तो इराक में बगदाद सम्मेलन हुआ था, उसके बाद सितंबर 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक देशों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 1965 से वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, यूएई के निकलने के बाद ओपेक में अब 12 सदस्य रह जाएंगे। तो इसमें खाड़ी के देश कौन कौन से होंगे? सऊदी अरब, कुवैत, इराक और ईरान। अफ्रीकी देश अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कोंगो और इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन। इसके अलावा दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला भी इसमें शामिल होगा। दोस्तों, जो ओपेक होता है इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखना इसका उद्देश्य है, ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान ना हो। तो ओपेक बेसिकली जो है ऐसे देशों का संगठन था या संगठन है जो पेट्रोलियम पदार्थों का एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, एक और संगठन होता है जिसे ओपेक प्लस बोला जाता है। तो ओपेक प्लस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, जब तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई थी। इस संगठन का नेतृत्व सऊदी अरब और रूस कर रहा है। दोस्तों, इसके वैश्विक उत्पादन की बात करें तो लगभग 41% तेल उत्पादन ओपेक प्लस देशों से आता है। इसका प्रभाव क्या है? इनके फैसले से अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें सीधे प्रभावित होती हैं। दोस्तों, ओपेक प्लस में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो जो 12 देश ओपेक में शामिल हैं वो, और इसके अलावा 10 और देश इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से 22 देश इसमें शामिल हैं। तो ओपेक के सदस्य हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई तो अब अलग हो गया है। इसके अलावा वेनेजुएला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी और कोंगो। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं जो ओपेक प्लस में शामिल हैं उसमें रूस है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, मैक्सिको है, ओमान है, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, सूडान और साउथ सूडान है। तो इस प्रकार से इसमें 22 देश शामिल हैं। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उस पर सिग्नेचर नई दिल्ली में हुए हैं, और इसमें सिग्नेचर भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के जो व्यापार एवं निवेश मंत्री हैं टॉड मैकले, इनके द्वारा सिग्नेचर किए गए हैं। तो आप ये छोटी छोटी बातें आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में वो बहुत ही डीप आते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसमें किसने सिग्नेचर किए थे? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। इसके अलावा दोस्तों, ये जो समझौता है ये 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एफटीए क्या है। तो एफटीए को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में होता है। इसका उद्देश्य होता है व्यापार को सरल बनाना, और इसमें जो सीमा शुल्क होती है वो ना के बराबर लगाई जाती है या एक भी नहीं लगाई जाती है।
जिससे दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो आसानी से होता है। तो हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो FTA हुआ है इसकी विशेषताएं डिस्कस करते हैं। तो इस समझौते को दिसंबर 2025 में अंतिम रूप दिया गया था। न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शून्य शुल्क की सुविधा देगा, यानी भारत जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा न्यूजीलैंड को, तो उन पर जो शुल्क लगता था पहले, अब वो एक भी नहीं लगेगा। इस समझौते के तहत 15 सालों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI आने की उम्मीद है। दोनों देशों का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करके 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल और रत्न आभूषण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा इस समझौते से। और इसके अलावा न्यूजीलैंड सालाना 5000 अस्थायी रोजगार वीजा भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार मशरूम मिशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में मशरूम मिशन शुरू किया गया है और ये देश में पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है। इसके लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाना है। इस योजना के तहत छोटे और मध्यम स्तर के जो मशरूम यूनिट हैं वो लगाए जाएंगे ताकि गांवों में रोजगार बढ़े, यानी कि गांवों में रोजगार बढ़ाने के लिए छोटी छोटी यूनिट लगाई जाएंगी मशरूम की। सरकार करीब 1.62 लाख मशरूम उत्पादन यूनिट शुरू करने की योजना बना रही है। यानी इसका मतलब ये है कि गांव में भी मशरूम की खेती हो, जिससे आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बने। तो इसके लिए मशरूम मिशन शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो उत्तर भारत का पहला कांच का पुल रोपड़ पंजाब में बनेगा। सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत का पहला LPG ATM गुरुग्राम में है। भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर नई दिल्ली में है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला केई पन्योर है। दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश कौन बना है? भारत। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन है? समुद्र प्रताप। 8वें पे कमीशन के लिए को गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? असम। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने किस ऑपरेशन के तहत ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से वापस लाने में सफलता पाई है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ग्लोबल हंट। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा ड्रग तस्कर था जिसका नाम था मोहम्मद सलीम डोला। तो ये तुर्की में छिपा बैठा था। तो NCB ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन ग्लोबल हंट। तो इसके तहत इसको तुर्की से भारत वापस लाया गया है। NCB की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अनुराग गर्ग वर्तमान में इसके DC हैं। तो मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर नियंत्रण करना इसका प्रमुख काम है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशन हिम सेतु हाल ही में शुरू किया गया था सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए। ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस NCB और दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रग सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन हॉक आई अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया में ISIS ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए। ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की मदद करने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश के गदमिस बेसिन में तेल और गैस के नए भंडार की खोज की है? आंसर हो जाएगा लीबिया। तो लीबिया देश में हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने गैस और तेल के नए भंडार की खोज की है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लीबिया के गदमिस बेसिन में तेल और गैस के नए भंडार की खोज की है। तो इस खोज से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी।
लीबिया की बात करते हैं तो लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। त्रिपोली इसकी राजधानी है। लीबियन दिनार यहाँ की करेंसी है। यहाँ पर तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी सीमा इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया से लगती है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय रत्न और आभूषण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उडुपी में किया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कर्नाटक के उडुपी में भारतीय रत्न और आभूषण संस्थान के नए कैंपस का उद्घाटन किया है, जो युवाओं और उद्यमियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यानी कि ये जो नया कैंपस बनाया गया है, यहाँ पर जो यूथ हैं उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य आभूषण निर्माण के क्षेत्र में युवाओं और नए उद्यमियों को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। बात करें अगर हम भारतीय रत्न और आभूषण संस्थान की, तो यह रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा स्थापित है और भारत का यह प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जो कि 1986 से डिजाइन, तकनीक और प्रबंधन में शिक्षा प्रदान कर रहा है। और इसके कैंपस हैं मुंबई, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी और उडुपी में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया है, जो कि बनारस से पुणे और अयोध्या से मुंबई तक शुरू की गई हैं। तो इन ट्रेनों से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। दोस्तों, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें तो ये भारतीय रेल की नई आधुनिक सुविधा है, जो पूरी तरह से नॉन एसी लंबी दूरी की ट्रेन सेवा है। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी WWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद PV सिंधु को कौन सा अधिकार मिला है? आंसर हो जाएगा WWF परिषद में मतदान का अधिकार मिला है। तो ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद WWF परिषद में मतदान का अधिकार मिल गया है। सिंधु WWF परिषद की मतदान सदस्य के रूप में खेल के भविष्य और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाएंगी। बात करते हैं WWF की, तो यह बैडमिंटन की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। यह संस्था बैडमिंटन के नियम बनाती है, टूर्नामेंट आयोजित करती है और खिलाड़ियों की रैंकिंग भी जारी करती है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज़ करना है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक हैं, तो इनको भी आप ज्वाइन कर लें। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज़ करना है इसके लिए। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली टेस्ट, 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन का टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट जब आप देंगे तो इस प्रकार से आपकी रैंक भी आ जाएगी। तो 28 अप्रैल में हरीश, अस्पाक, प्राची, ओम प्रकाश, सनी, मथुरेश और इसके अलावा अमित, नवल, प्रतीक, अभिषेक, ये सभी टॉप 10 है। आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है। आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इन सभी को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो होलोसीन काल का महत्वपूर्ण जीवाश्म भंडार किस राज्य में खोजा गया है? तमिलनाडु। परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? न्यूयॉर्क। रघु राय का निधन हो गया है, वह कौन थे? फोटो पत्रकार। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया है? भारत। दुर्लभ समुद्री स्लग डिस्कोडोरिड सेबुअसियंस को भारत में पहली बार किस स्थान पर दर्ज किया गया है? मुंबई। हाल ही में खबरों में रही पायकारा झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने
कोणार्क सूर्य मंदिर के किस भाग से रेत हटाने की परियोजना शुरू की है? जगमोहन सभा मंडप। जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? 1855। लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कितने नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दी है? 5। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें पहले का आंसर था बुलर झील और दूसरे का आंसर था मणिपुर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बुलर झील और मणिपुर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का पहला LPG एटीएम कहाँ शुरू किया गया है और भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन है? तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लें। और दोस्तों, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, लगभग 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, तो इन सभी को जाकर प्राप्त